हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। चलिए, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ चुके हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके। अपन ने पिछली जो वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, हमने पूरा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह सारा का सारा, फिर उसके बाद जब हम आए थे बोर्स हमने खत्म कर दिया था। अब हमने बोर्स जो था, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक, अब अपन इसमें कुछ बिना कुछ टाइम वेस्ट करे कुछ स्टार्ट करने वाले, जिसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। मैं आपको मार्क करते जाऊंगा कि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं और कहां से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डी ब्रॉगली से। चलिए, हम बात स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डी ब्रॉय। ठीक, कई जैसे जो इसका प्रोनाउंसिएशन इन साइंटिस्ट का डी ब्रॉय होता है, कई लोग इसको ब्रॉगली बोलते हैं और कई लोग इनका थोड़ा सा ऐसे मजाक में वो लेते हैं, थोड़ा सा डी ब्रॉगली ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे नहीं लेना, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है वो। चलो देखो, अब ये रहे आपके डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि सिर्फ लाइट ही नहीं, जो लाइट होती है, हम क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ लाइट का ही जो नेचर है वो दो टाइप का होता है, एक तो वेव और एक पार्टिकल का। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। सिर्फ लाइट की बात मत करो, जितने भी मैटर प्रेजेंट होते हैं ना, जितने भी मैटर होते हैं उनमें से उनके अंदर, मतलब उनके अंदर क्या होता है, एक तो लाइट का मतलब वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, और एक उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कोई भी चीज जो आप आसपास देख सकते हो, ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये देखो मेरे पास ना एक ऐसा, ये मेरा फोन प्रेजेंट है, अगर मैं आपको इस फोन का बताऊं तो फोन के अंदर से क्या हो रहा होगा, इसका वेव नेचर भी होगा और इसका पार्टिकल नेचर भी होगा। लेकिन अब बात यह है कि हमें दिखते क्यों नहीं है वेव, है कि नहीं? दिमाग में आ रहा होगा आपकी वेव क्यों नहीं दिखते। तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या करा, एक रिलेशन दिया। कैसा? कि जो लैम्डा होता है ना, ये जो लैम्डा है वो होता है आपका H/mv, ये होता है mv, ठीक है। अब देखो, ये तो अपना उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया। अब बात एक आती है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में, मतलब आपको बोर्ड्स में बताया होगा कि एक u और v में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका अगर एक ही वेलोसिटी है तो मैं उसको u भी लिख सकता हूं, मैं उसको v भी लिख सकता हूं, ठीक है, दोनों लिख सकता हूं। अगर एक ही वेलोसिटी चल रहा है, उसमें इनिशियल और फाइनल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलो, ये तो अलग टॉपिक था, बस उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अपन वेव की बात क्यों नहीं करते, किसके अंदर वेव है। तो ध्यान से सुनो, ये जो लैम्डा है ये क्या है, सबको पता है अब तो, ये होता है वेव लेंथ, वेव लेंथ, ठीक है। एच क्या होता है भाई? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, क्लियर। ये क्या है सर? एम है हमारा मास ऑफ किसी भी चीज का, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन का, और v क्या है उसका? वेलोसिटी, v है उसकी वेलोसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साथ में ये क्या है, ये जो साथ में आपको दिख रहा है ये क्या है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं बताओ? mv, उसको क्या बोल सकता हूं? क्या मैं इस पूरे को साथ में बोल सकता हूं? मोमेंटम। चलो, वो हाईलाइटर सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसको क्या मैं साथ में ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा मोमेंटम, ये है हमारा मोमेंटम, लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने यही बताया कि जो वेवलेंथ होती है ना, वो H/मोमेंटम हो सकती है। आपको कभी कभी इक्वेशन कैसा दिखेगा, लैम्डा इज इक्वल टू H/P, P भी क्या होता है? मोमेंटम ही होता है। अब आपका आंसर आने वाला है कि हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की सर आपने बात करी थी, तो आपने हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया था उसका पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर के बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी करी थी इसकी, है कि नहीं? अपन ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपन ने पढ़ी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे के सारे में बात कर रहा था। लेकिन सर आपने कहीं पर भी हम सभी को वेव नेचर ज्यादा नहीं बताया इसका, ऐसा क्यों? तो इसका आपके सामने एक मैं लिखने वाला हूं इक्वेशन, उससे दिमाग लगाओ कि यहां पर हमें क्या दिख रहा है। लैम्डा जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे दिख रहा है ना कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, है कि नहीं? और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के मास की, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg,
यही होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है। तो सोचो यहाँ पर ये तो वेवलेंथ है, ठीक है, अगर वो छोटा मास है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको वेव नेचर उसका दिखेगा कैसे, बिल्कुल बहुत अच्छे से नहीं दिख पाएगा। वेवलेंथ देखो कैसी बड़ी, इतनी बड़ी बनेगी, उल्टा है ना भाई, रिलेशन उल्टा है। तो वहां पर उसका क्या होगा, वेव नेचर को स्टडी करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको ज्यादातर नहीं पढ़ते, अपन ज्यादातर किसको पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं। यहां तक सभी को क्लियर होगा, है ना। तो ये किस में है भाई, ये है अपना केजी में, क्लियर है कि नहीं। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया था, कौन सा, लैम्डा इज इक्वल टू hc/mv। मैं आपको इसको निकाल के भी बताऊंगा, देखो होता क्या है। अगर मैं दो इक्वेशन को ना साथ में पढ़ूं, कौन कौन सा, एक तो आइंस्टीन वाली, कौन सी, E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू होता है mc², क्लियर। और एक हमने खुद निकाली हुई थी कि E इज इक्वल टू होता है hc/λ, यही होता है hc/λ, है कि नहीं। h म्यू होता है और म्यू को मैं c/λ लिख सकता हूं। हाँ सर, ठीक है। तो देखो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, hc/λ इज इक्वल टू mc² देखने को मिलेगा, है कि नहीं। c से मैं c को कैंसिल कर सकता हूं, लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू पूरा का पूरा ये नीचे जाएगा m, और ये c इज इक्वल टू लैम्डा, है कि नहीं। c क्या है, वेलोसिटी ही तो है, ठीक है, और m क्या है, हमारा मास है। तो अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं, मास और वेलोसिटी साथ में है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं, पार्टिकल की, ठीक है, तो मैं उसको m भी लिख सकता हूं, तो वो आपका ऐसा आ जाएगा, क्लियर है। आप ऐसे भी, इससे भी निकाल सकते हो, समझने के लिए मैंने आपको इससे बताया, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। चलो, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत मेन इक्वेशन है, h/mv, क्लियर। इससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो आगे आओ, आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे उन्होंने और बढ़ाया, उसको और बढ़ाया, क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से मान लो घूम रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका एक न्यूक्लियस, यहाँ के इसके अराउंड ही घूम रहा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने मेरे से आस्क डाउट सेक्शन में कि उनने बोला था अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक टाइम के बाद अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, गिर क्यों नहीं जाते। तो इसका आंसर आप सभी बता सकते हो, अब बोर्ड्स पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, है ना, वही चीज है। चलो अब आ जाओ, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल नेचर तो होगा, तो इसका वेव नेचर भी होगा। तो ये कैसे करेगा ट्रेवल, वेव के फॉर्म में करेगा। कैसे बनाएगा वेव, ऐसा ऐसा बनाएगा, एक ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। ये कौन सी वेव निकालता है भाई, बताओ कौन सी वेव बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के क्या चलते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर चलते हैं। मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी वहां पे जब मैं पढ़ा रहा था, ऐसा ऐसा चलता था उसमें वेव, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जवार ये ऐसी जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर कैसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, बताओ। तो यहां पर आपको कैसी वेव दिख रही है, देखो अब आपको ऐसा वेव ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव्स ये क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। इसमें क्या होता है कि देखो इसको भी लिख लो अच्छे से, अगर भूल जाते हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब इसका तो पता ही होगा कि परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इसको लिख लिया करो, अगर जब भी ये बात आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो समझ जाना इलेक्ट्रो के ऊपर इलेक्ट्रो और परपेंडिकुलर है क्या, मैग्नेटिक, उसको समझ जाना ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो इसको भी अगर लिखना चाहो तो एडिशनल लिख लो। अब सुनो, वापस आ जाओ, यहां पर अगर मैं इसका निकालना चाहूं वेवलेंथ, तो कैसे निकाल सकता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ वेवलेंथ बना रहा होगा, नंबर ऑफ वेवलेंथ वो बना रहा होगा, कब, जब वो ट्रेवल कर रहा है पूरा का पूरा क्या, एक सर्कुलर पाथ, ऑर्बिटल क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि उसने नंबर ऑफ वेव बनाए होंगे, है ना, जितना उसका सरकमफेरेंस होगा ऑर्बिट का, और सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो ये इनकी सेकंड इक्वेशन थी, ये वाली क्या थी, इसकी सेकंड इक्वेशन थी, क्लियर है। अब ध्यान से सुन लो एक बात, सुनो, सबको टर्म तो पता होंगे ही होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, कि r क्या होता है, रेडियस होता है, 2
पाई को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। एन क्या है हमारा नंबर ऑफ है, और ये क्या हो गया हमारा लैम्डा, लैम्डा है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा जो गलती करते हो ना जल्दी जल्दी मैं वो बता रहा हूं, ये जो आर है ये आर कौन सा होगा, जिस इलेक्ट्रॉन पर, जिस इलेक्ट्रॉन मतलब जिस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी रेडियस की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको कोई इक्वेशन आ गया, मानो कोई इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट गिवन है आपको, ठीक है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स सेंटीमीटर मान के दे दिया उसने, एक्स सेंटीमीटर एंगस्ट्रॉम जो भी दे के रखा है, ठीक है, मीटर में आपका लेंथ वाले में। अब अगर आपसे पूछा है कि रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा इन सेम एटम, इन सेम एटम वो क्या होगा, तो आपको, और उसने पूछा है कि एंड ऑल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ, और वो डायरेक्ट लिखता है डी ब्रॉय वेवलेंथ, ऐसे लिखता है वो। तो अब क्या करोगे, देखो रेडियस तो एक गिवन है, कौन सी, एक्स सेंटीमीटर, इसको मैंने रफ में लिखा है वैसे, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहां पे एक्स सेंटीमीटर लग सकते हो, लेकिन अगर रख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों जाएगा गलत पता है, क्योंकि उसने पूछा किसका है रेडियस, देखो फोर्थ का, क्या फोर्थ का है, नहीं है, तो जो पूछा है उसका रखोगे इधर, है कि नहीं। तो वो कैसे निकालेंगे सर, रिलेशन कराया था मैंने बोर्ड्स में पिछले ही वीडियो में, रिलेशन कराया था कि नहीं, R1/R2 वाला, है कि नहीं, तो वहां से निकालोगे तुम, क्लियर है, तो वहां से निकाल के यहां पे ऐसा रखोगे। तो इसको मैं अब पूरा स्पेसिफिक लिख दूं तो क्या हो जाएगा, n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r, और ये n ऐसा बनाएगा, ठीक है, इसको बिल्कुल मत भूल जाना, अगर इसको भूल गए तो मैं बता रहा हूं एकदम श्योर होके कि गलत हो जाएगा। रेडियस उस जिसकी पूछी है उसको निकालना पड़ेगा, कभी कभी तो वो गिवन देगा लेकिन ज्यादातर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये Rn क्या है हमारा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने क्या पूछा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसने एक दो इक्वेशन दी थी, पहली कौन सी थी, पहली थी हमारी E इज इक्वल, हमारा लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, mv को ही मैं P लिख सकता हूं, मोमेंटम, क्लियर हो गया, ठीक। अब अपन ज्यादातर क्यों नहीं पढ़ते भाई, पार्टिकल नेचर क्यों पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसका वेव नेचर पढ़ने में कम लगेगा, क्योंकि देखो इसका मास जो है वो कितना छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसका मास जो है यहाँ पे रखूंगा 9.1 × 10 की पावर -31, उसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, तो वेवलेंथ जो बनेगी वो ऐसी बनेगी वेवलेंथ, उसको देखने में टाइम लग जाएगा, है कि नहीं, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, क्लियर। अब देखो दूसरा उन्होंने क्या दिया कि भैया नंबर ऑफ वेवलेंथ, अगर इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल नेचर तो उसके अंदर है ही है, हमने पढ़ लिया, अब बात है क्या उसके अंदर वेव नेचर होगा, तो उन्होंने बोला बिल्कुल होगा, कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वेव भी बनाएगा, वो वेव कौन सी बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ये होता है, क्लियर। अब नंबर ऑफ वेव कितनी बनाए, कैसे बनाएगा, वेवलेंथ क्या होगा, तो वो उतनी नंबर ऑफ वेवलेंथ बनाएगा जितना सर्कमफेरेंस का एरिया उसने ट्रेवल करा होगा, और एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है, तो इसको ऐसे भी लिख लो भाई कि एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r, ये तो पता होगा यार, मैथ्स वाले हो, क्लियर। तो यहां पर ये था हमारे डी ब्रॉय। अब चलो, अब बात आती है एक और साइंटिस्ट की जिसका नाम था हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वाली बात आती। अब ये क्या है सर, तो ध्यान से सुनो, हिंसबर्ग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, इन्होंने विरुद्ध करा था, क्या ये एकदम उन्होंने अपनी दलील पेश करी थी, क्या बोला था बोर्स को लेके, उन्होंने क्या बोला था बोर्स ने कि भाई इलेक्ट्रॉन का तुम पोजीशन भी निकाल सकते हो और उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, लेकिन इनने उल्टा बोला। देखो इनने बोला ही स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर और कैलकुलेट एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा इन्होंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ना, मान के चलते ये जो है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया न्यूक्लियस, इसका एग्जैक्ट, क्योंकि ये तेजी से घूमेगा, ये बात हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम पता है ना कि एंगुलर मोमेंटम फॉलो करता है ये, है ना, तो ये तेजी से घूमेगा, तो इसका जो रहेगा आपका पोजीशन और आपका यहां पे क्या मोमेंटम,
मोमेंटम आप नहीं निकाल सकते। और इनने जल्दी से एक इक्वेशन भी खड़ी कर दी, पता है क्या बोला कि उसका जो डेल एक्स और डेल पी जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल, ये ग्रेटर है इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के, ऐसा बोला। ये इक्वेशन दे दी, क्या बोला, ये रहा आपका क्या, ये है हमारा मोमेंट पोजीशन, एक्स जो है हमारा ये रहेगा पोजीशन, जो पी है वो रहेगा हमारा मोमेंटम, ठीक है। और एच तो हम सभी को पता ही है, अभी बार बार लिख चुका हूं, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 6 × 6 × 10 की पावर -34, और 4 पाई तो बताने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट ही है ये तो पूरा क्लियर है। अब कभी कभी एग्जाम में कैसे लेके जाता है, ऐसा कि डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ऐसा अपॉन 2, तो ये भी गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बता चुका हूं कि एच जो रहता है वो क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है, एच कट जो रहता है, ठीक है। तो ऐसा भी लिखे तो भी गलत नहीं है, ये दोनों के दोनों सही ही है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करोगे, न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल आप क्या करेंगे, देखो इसको इक्वल ले लो डायरेक्ट कि डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यहां से आप सॉल्व करोगे। तो वो कभी कभी क्या पूछ लेता है, मोमेंटम का बता दो, ठीक है, पोजीशन बता दो, क्या होगा, आपको मोमेंटम दे देगा, फिर पूछ लेगा पोजीशन बता दो, ठीक है। आपको क्या करेगा, यहाँ पर कभी कभी पोजीशन दे देगा, मोमेंटम बता दो, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट एम वी भी लिख सकता हूँ, याद रखना, कैसे, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, देखो डेल एक्स जो है डॉट, यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है, मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम डेल भी लिख सकता हूँ इसको मैं, इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। और इसको देखो मास क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, तो डेल एक्स डॉट डेल वी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन 4 पाई, और ये एम ऐसा भी लिख सकता हूं, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एनर्जी की टर्म भी सेम ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर आप डेल टी से डिवाइड कर दोगे इस मोमेंटम, इसको वेलोसिटी को, तो वो आ जाएगा अलग, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पे आपको क्या देखेगा, पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वो आपको वैसे मिल जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया आपको इतना। तो ये जो पोजीशन आपको बोला कि नहीं निकाल पाओगे तुम, और यहाँ पे मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, किससे बोला, बोर्ड से बोला, तो इन दोनों के बीच में भिड़न हो गई कि ऐसा थोड़ी होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर बस आपको इतनी सी इक्वेशंस को बस याद रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, उन दोनों में, डी ब्रॉय में, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। डायरेक्ट जो अगर आपको और पढ़ना है और आप पढ़ना चाहते हो, तो आप जब कॉलेज में जाओगे, क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ो, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन बहुत खतरनाक दी हुई है वहाँ पे बहुत, ठीक है। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा, आंसर आप खुद बता सकते हो क्या, देखो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है भाई, 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, कि एमवीआर क्या होता है, एमवीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई, है कि नहीं, वही होता है, ठीक है, क्वांटाइज होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आ जाओ। स्टेटमेंट नंबर 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन बोर्स ऑर्बिट, ठीक है, वॉलेट्स द हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है, यहां पर उन्होंने क्या बोला था, बोर्स ने, बोर्स तो कह रहे थे हम सब निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे हम, पोजीशन भी निकाल देंगे, आप अगर रेडियस बोलोगे हम वो भी निकाल देंगे, आप अगर वेलोसिटी बोलोगे हम वो भी निकाल देंगे, आप अगर टाइम पीरियड बोलोगे हम वो भी निकाल देंगे, ठीक है। और क्या क्या था, आप अगर एनर्जी बोलोगे तो हम वो भी निकाल देंगे, ठीक है। और हिंसबर्ग तो पहले ही फैल गए, हिंसबर्ग ने क्या बोला कि, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला कि हम पोजीशन नहीं निकाल सकते, और एंड लिखना चाहिए वैसे तो, एंड हम क्या नहीं निकाल सकते, यहां पे मोमेंटम भी नहीं निकाल सकते। मतलब कि हिंसबर्ग के पहले ही हाथ खड़े थे कि नहीं होगा, वो बोर ने बोला कि सब होगा। तो देखो, तो ये क्या हो रहा है, देखो क्या बोला इसने, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट वॉयलेट्स, 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 मतलब कि क्या कर रहा है, जो बोर्स ऑर्बिट का है ना, वॉयलेट कर रहा है कौन सा, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी, क्योंकि ये तो कुछ नहीं निकाला था, इन्होंने सब निकाल लिया, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 और 2 को देखेंगे बोथ वाला ऑप्शन,
बोथ वाला एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, नहीं भैया करेक्ट है, तो यही बचा, फिर लगा लो आंसर, इसको हटा दो, आंसर नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, है कि नहीं? अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है जेई में, ये जो जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है ना, तो वो लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन जेई का क्वेश्चन है। क्लियर? तो ये देखो इतना इजी क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है पता है कि जो मेन जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से टिपिकल वहाँ पे हो जाते हैं जब श्रोडिंगर का आता है, बस थोड़े से इतने से, है ना। बाकी जो है पूरा या तो थ्योरेटिकल आएगा, या तो आपको एंगुलर मोमेंटम वगैरह ये डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन से आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, अपन आगे देखेंगे। अब इसके आगे चलते हैं, जब तक आप इतना लिखो फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए, अब जो मेन है आपके लिए वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 2023 में भी बस जस्ट अभी आया हुआ है, ठीक है, तो याद रखना ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हमें थोड़ा नोड्स के बारे में देखना पड़ेगा। अब ये क्या होते हैं सर? देखो, अब अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको अभी वो नहीं बताया कि एस ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, पी का और इसका, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो अगले वाले वीडियो जो आएगा उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस अभी शॉर्ट में समझो कि यहाँ पर ये जो होता है ना, जो स्पेरिकल शेप होता है वो होता है 2s ऑर्बिटल का, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं एक सर्कल में, ये जो दिख रहा है आपको स्फीयर दिख रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर जहां पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर यहां पे ज्यादा बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको ऐसा व्हाइट व्हाइट दिखता है, दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट, ठीक है। तो मैं भी आपको और स्पेसिफाई कर देता हूं व्हाइट कलर से। देखो यहां पर ये आपको ऐसा व्हाइट कलर का दिखता है, ये देखो, है ना। तो ये जो है यहां पर क्या होगा, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, और वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है उनको बोलते हैं अपन क्या, नोड्स। उनको क्या बोलते हैं यहां पे, ऐसा नोड्स, ठीक है। मतलब कि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैं बोल सकता हूं यहां पे क्या होगा, एकदम 0 होगा। क्लियर है? अब जो आपके नोड्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका रेडियल नोड्स, एक होता है आपका एंगुलर नोड्स, ठीक है। अब सर रेडियल और एंगुलर क्या है, ठीक है, तो मैं देखो आपको समझाता हूं। अब यहां पर आपको जो भी सरकमफेरेंस को एकदम बिल्कुल जो रेडियस ऐसा दिख रहा है आपको, देखो बिल्कुल सीधा गोल गोल बनाता है एकदम ऐसा, ठीक है। मतलब कि पूरा सर्कल बना रहा है, वो सरकमफेरेंस के जैसा कवर करके रखा है वो डेंसिटी, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, रेडियल नोड। इनको मैं क्या बोल सकता हूं, रेडियल नोड, रेडियल नोड्स। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे आपको 0 दिख रही है, लेकिन वो एकदम सर्कुलर पाथ टाइप का बना रहा है, पूरा क्या कर रहा है, वो सर्कल का एरिया से चिपका हुआ है, देखो पूरा चिपका हुआ है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा रेडियल नोड्स। अब होते हैं एंगुलर नोड्स। अब एंगुलर नोड्स कैसे दिखते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको कोन शेप का, ये कोन शेप दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, ये जो है ये किस में रहेगा, ज्यादातर एस ऑर्बिटल में, ज्यादातर, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब ये जो वाला जो है ये आपको कोन शेप का दिख रहा है। अब धीरे धीरे मैं क्या करूं, इसका अगर एंगल को कम करते जाऊं और इसको मैं और दबाऊं तो ऐसा दिखेगा, इसको मैं और दबाऊं तो मुझे ऐसा दिखेगा, ठीक है। मेरे पास आपके लिए कुछ मैं बताता हूं, देखो आ गया मैं वापस। अब यहाँ पे क्या है, मान लो ये जो मेरे पास क्या है, एकदम प्लेन है ना। मैं इसको कोन बना सकता हूँ, देखो मैं पास आ जाता हूँ, मैं इसको कोन बना सकता हूँ। क्या करूँ मैं, यहाँ पे ये मान लेते हैं ये एक्सिस है, ये जो पेन है एक एक्सिस है। मैंने अगर इसको ऐसा डाला तो ये मुझे कैसा दिखेगा, देखो ऐसा कोन टाइप का दिख रहा है। अब सभी को कोन टाइप का दिख रहा है, ये दिख रहा है ना कोन टाइप का, देखो ये है कि नहीं। तो देखो वहाँ पे देखो ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। अब अगर मैं धीरे धीरे इसका एंगल अगर कम करूंगा, ध्यान से देखना, अगर एंगल कम किया देखो ये और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गई। अभी कैसा था, अभी एकदम ऐसा था, दिख रहा है एकदम ऐसा था। अब अगर मैं इसका एंगल कम करूंगा तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा ऐसा हो जाएगा, और फिर ऐसा दिखेगा आपको पूरा सीधा एकदम ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये देखो सीधा दिख रहा है आपको पूरा, अब ऐसा दिखेगा। मतलब कि क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला जो था मेरा, ये देखो ये वाला जो है ये है ऊपर वाला, ठीक है। नीचे वाला कौन सा है, फिर ये है, ये वाला है नीचे वाला। अब सबसे जो आपको दिख रहा है प्लेन एक्सा, ये वाला, ये क्या है, देखो ये भी तो एंगुलर नोड ही है, बस इसका एंगल अलग हो गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर एंगल कुछ और होगा, ठीक है। अगर मैं सीधी सीधी एक एक्सिस लगाऊं ऐसे,
ठीक है, ये वाला एंगल कुछ होगा, अब इसके लिए कुछ एंगल होगा और इसके लिए कुछ और अलग एंगल होगा। किसके लिए? देखो यहाँ पे जब एंगल आपका लगभग 90 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है, तो कौन सा वाला बनेगा आपका? ये वाला नोड बन जाएगा। ये दिख रहा है? तो मतलब वो नोड ही है, वो डेंसिटी ही है, लेकिन एंगल के फॉर्म में। अब कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं। आप समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, आगे पहले स्टार्टिंग में ऐसा था, एंगल कम था, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर थोड़ा बढ़ गया। जैसे ये 90 डिग्री हुआ तो ये क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ द पेपर के देखो, अगर ये एक्सिस है तो डायरेक्ट 90 डिग्री दिख रहा है क्या आप सभी को? देखो अगर मैं इसको सीधा करूं ऐसा, देखो 90 डिग्री दिख रहा है आपको? ऐसा ऐसा 90 डिग्री, ठीक है। तो जब 90 डिग्री एंगल हो जाएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एंगुलर नोड। 90 डिग्री नहीं, ऐसे को ही क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका एंगुलर नोड, एंगुलर नोड्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। अब यहां पर देखो इन लोगों के ना कुछ फॉर्मूले भी होते, तो वो याद रखिएगा। एंगुलर नोड और रेडियल नोड। रेडियल नोड, रेडियस समझ लेना, रेडियस से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ l। ऐसा एंगुलर नोड्स का और रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह लगेगा। अभी मैं जब श्रोडिंगर इक्वेशन कराऊंगा, वेव इक्वेशन, उसमें मेन लगेगा। ठीक है, n क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अभी ये मैंने आपको कराया नहीं है, लेकिन बस शॉर्ट में समझ लो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा। जैसे कि ये है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसा बताएगा। मतलब कि कौन सा ऑर्बिट पे है। ऑर्बिट तो पता है अब आपको, तो वो ऑर्बिट का बताएगा कि किस ऑर्बिट पे वो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या बताएगा? ये बताएगा शेप। मतलब अगर इसकी जो L की वैल्यू होती है वो ऐसी होती है। देखो L की वैल्यू अगर 0 है, L की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 3 है, तो 0 मतलब S होगा, 1 मतलब P, और ये मतलब D, और ये मतलब F। ऐसे होता है। ठीक है, ये मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा उसमें कंफ्यूज ना हो, बस 2 चीज़ें आपके लिए अभी मेन है, तो बस उसको समझो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो इसको जल्दी से लिखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टोटल नोड क्या हो जाएगा? n माइनस 1। एंगुलर नोड क्या होता है? 1 L होता है। और रेडियल नोड क्या होता है? n माइनस 1 माइनस L होता है, n माइनस 1 माइनस L होता है। क्लियर है? यहाँ पे तक सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना? अब इसको लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये इमेज से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चल इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब आपकी जो मेन इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, वो कौन सी है? ये देखिए आपके सामने। देखो अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताता क्या है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस एंड टाइम टेकिंग इनटू अकाउंट द मैटर्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। मतलब अभी बताओ, जो अपन ने डी ब्रॉय के बारे में पढ़ा था, उनने क्या बोला था कि हर चीज के अंदर क्या होता है? वेव होता है कि नहीं? तो अगर अपन में उसकी बात करें तो हर चीज में तो इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होता है? वेव नेचर होता है। तो उसी को लेके इन्होंने क्या बताया? एनर्जी और यहाँ पर उसकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझाया स्पेस में, जो कि लोग अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। ठीक है, इन्होंने ऑर्बिट को कैसे बताते हैं, ऑर्बिट कैसे बनता है, तो ये सारी की सारी जो है ना, उनके सब के बारे में बताया कि ऑर्बिट दिखता कैसे होगा। ये सारी की सारी चीजें देखो क्या क्या है यहाँ पे। देखो डी स्क्वायर साई, मतलब ऐसा दिखता है। ये जो डी है ना वो ऐसा है। ठीक है, तो ये ऐसा है ना, डी स्क्वायर साई अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर देखो पूरा का पूरा ऊपर का सब सेम है, ऊपर का तीनों में सेम है, बस यहाँ पे एक्सेस बदल गई। देखो यहाँ पे क्या है? एक्स है, वाई है और जेड है। ये क्या है? 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, ऐसे लिख लो, एक्सेस है ये सब, एक्स वाई जेड एक्सेस है। ठीक है, चलो अब 8 पाई स्क्वायर बताने की जरूरत नहीं है। एम क्या है? एम है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप सबको पता है। ठीक है, एच क्या होता है? एच तो भैया प्लैंक होता है। कितनी बार पढ़ा? प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यू याद होनी चाहिए अब तक तो। ठीक है, ई क्या है हमारा? ई है हमारा एनर्जी, ई है हमारा एनर्जी। ठीक है, और V क्या है? पोटेंशियल, V है हमारा पोटेंशियल। और कुछ रह गया क्या? अब बचा जो मेन जो है साई। ठीक है, ये जो साई होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं PSI। ठीक है, SI नहीं लिखते, SAI नहीं लिखते, PSI लिखते हैं। ठीक है, PC
ऐसे ही बोलते हैं, मगर यहाँ पे ये जो टर्म है कैसे बोलोगे आप, साई बोलोगे इसको। ये क्या बताता है, ये तो या तो एप्टीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा या फिर मेन जो है आपका ये बताता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या सर ये हमारे काम की है? आपके काम की सिर्फ ये है कि याद रख लो बस इसको कि एक ऐसी इक्वेशन होती है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा वो बताता हूं। देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है, ये रहा आपका एक क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना, तो आप यहां से समझते हैं। देखो ये क्या है, ये है हमारा वेव फंक्शन, ये है वेव फंक्शन, ठीक है, ये रहा हमारा वेव फंक्शन। क्लियर? अब आपसे क्या पूछेगा पता है, अब ये दे देगा आपको इक्वेशन पूरी की पूरी और पूछेगा कि बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, क्या ये 2s है, क्या ये 3s है, या फिर 4p है, या फिर ये 5s है, ऐसा ऑप्शन दे देगा ये। अब आपको निकालना पड़ेगा कि ये कौन सा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्या बताया था आपको, एक होता है रेडियल नोड्स और एक होता है एंगुलर नोड्स, यही होता है। फॉर्मूला याद होगा, इसका क्या होता है L, इसका क्या होता है n -1 -L -1, यही होता है। यहां तक सभी को क्लियर? अब ध्यान से देखना, जब कभी भी आपको ऐसी इक्वेशन दिख रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा देखेगा, देखो साई मतलब ये क्या हो गया आपका वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। इक्वल में देखेगा सबसे पहले एक कांस्टेंट, मैं आपको बस इसको क्या करके दिखा रहा हूं, डिकोड करके, ठीक है, कांस्टेंट। फिर आपको मिलेगा रेडियल नोड, या फिर आपको कैसे मिल सकता है, ब्रैकेट में मिल जाएगा यहाँ पे कोई रेडियस f, ये फंक्शन r, ठीक है। फिर आपको कुछ मिल जाएगा e -r माइनस फंक्शन r, ऐसा कुछ, और यहाँ पे आपको फिर मिल जाएगा कोई भी एंगल, ऐसे। अब ध्यान से सुनो, ये सब है क्या क्या, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। अब अगर यहां से नजर हटी तो गए, देखो ध्यान से, ये जो r आपको जहां जहां पे दिख रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। ये हो गया आपका कांस्टेंट पोर्शन, ये क्या होगा आपका रेडियल पोर्शन, रेडियल पोर्शन, ठीक है। जहां पर आपको थीटा साई दिख जाए, थीटा या फाई दिख जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका एंगुलर पोर्शन, एंगुलर पोर्शन है। क्लियर? समझ में आ गया? फिर से सुन लो, आपको एक ऐसी इक्वेशन देगा, ठीक है, इसी के फॉर्म में देगा वो। अब सुनो, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, इसके फॉर्म में देगा, है ना। जैसे अपन कंपेयर करते ना कि Cx, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर में, CxHy। अब आपको कोई ऐसी तो नहीं मिलती ना, आपको ऐसे मिलता है ना C2H6, ऐसे मिलता है ना आपको। तो मैं बोल रहा हूं इस फॉर्म में देगा, ऐसा नहीं देगा, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में देगा, ऐसा नहीं देगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है? पहला तो वेव फंक्शन है, पहला है वेव फंक्शन। अगर ध्यान से सुन लो, अगर वहां पे उसने लिख दिया है कि रेडियल नोड्स है, एंगुलर नोड्स है, तो वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। वेव फंक्शन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा, मतलब नोड में कहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। चलो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे समझो, ये है कांस्टेंट, ये है रेडियल पोर्शन, ये है एंगुलर पोर्शन। क्लियर है? अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे दिखता है। यहां पर देखो, सबसे पहले तो आपको क्या क्या दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो साई वेव फंक्शन दिख रहा है, वेव फंक्शन। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं इसको, देखो है कि नहीं। अब उसने एक ही वैल्यू अगर आपको दी गई है तो बात अलग है ना। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अब देखो तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया सर, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। आपको आर कहां कहां दिख रहा है, आर एक यहां दिख रहा है सर, ये वाला, और यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पास, रेडियल पोर्शन, रेडियल पोर्शन। क्या यहां पर कोई एंगल दिख रहा है, क्या यहां पे ऐसा दिख रहा है कि साइन थीटा हो या कॉस फाई हो, नहीं दिख रहा, वो तो मैंने लिखा तो अभी दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एंगुलर पोर्शन, एंगुलर पोर्शन। लेकिन ऐसा है नहीं इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको यहां पे लिख दिया था। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मतलब क्या क्या प्रेजेंट होगा, कांस्टेंट, रेडियल पोर्शन, एंगुलर पोर्शन। क्लियर? अब देखो यहां पे अब इंपॉर्टेंट चीज है आने वाली है, उस पे ध्यान देना। अब जो रेडियल पोर्शन है, जो रेडियल पोर्शन है वो आपको दो चीजें देगा,
दो चीजें देगा वो, एक देगा आपको क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है n माइनस एल माइनस वन, एक ये देगा, एक आपको यहीं से देगा l की वैल्यू, l की वैल्यू भी यहां पे मिलेगी। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो n माइनस एल माइनस वन की वैल्यू मिलेगी, मतलब इक्वल में जो आएगा उसकी वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और एक l की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से सुनते रहना। देखो अब अगर आपको r जो है, ध्यान से सुनो, r जो है वो पॉलिनोमियल के साथ दिख रहा है, पॉलिनोमियल है, मतलब क्या क्या है, उस r के पास एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, पॉलिनोमियल बोलूंगा। क्लियर है? तो अगर आपका जो r है वो पॉलिनोमियल है तो यहां पे वैल्यू रख देना, पॉलिनोमियल r की वैल्यू यहां पे आएगी। ठीक है, अगर जो आपका r है वो एकदम ओपन है, अगर जो r है आपका वो एकदम ओपन है, मान के चलते हैं एक आपके पास ऐसी इक्वेशन है। ठीक है, इसको ही मैं वो कर रहा हूं कॉपी, ये हो गया 2 और यहाँ पे 1/a0 लिख देते हैं, 1/2 लिख देता हूं। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2r, ठीक है, 2r माइनस ZR² डिवाइड बाय a0 डिवाइड बाय a0। ठीक है, और यहाँ पे e माइनस r डिवाइड बाय फिर से a2 a0 है, ऐसा। क्लियर? ऐसा लिख के दे दिया तो क्या हो सकता है, ये वाला r कॉमन आ सकता है, बाहर आ सकता है, और अगर बाहर आ गया तो वो ओपन हो जाएगा, तो वहां पे इसकी वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो यहां पे वो क्या जाएगा, l की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? अगर यहां से मैं ऐसा लिखूं, r कॉमन 2 बचा a0 माइनस ZR डिवाइड बाय a0, ऐसे। तो अब देखो यहां पर 2r, कैसा, ये तो पॉलिनोमियल r हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये एक कांस्टेंट और यहाँ पे वेरिएबल के साथ में है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल r। ये जो r बाहर है ये क्या हो गया, ओपन r हो गया। तो इसको क्या, किसकी वैल्यू रखूंगा मैं, l की वैल्यू। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगा, l की पावर क्या है 1, मतलब r की पावर क्या है 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या करता, 2 रखता, अगर यहाँ 3 होता तो क्या रखता, l की वैल्यू 3 रखता। क्लियर है? समझ में आ गया? अभी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, पॉलिनोमियल r की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम अपन पावर देखेंगे, क्या है इसका 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 1। देखो ये पूरा का पूरा सेम रखा मैंने, वैल्यू किसकी रखी, सिर्फ इसकी। तो जो पॉलिनोमियल r है उसमें इसकी वैल्यू रखी जाएगी, किसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब l की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू निकाल सकते हैं ना अपन, n देखो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या हो गया, देखो n की वैल्यू हो गई आपके पास -2 इज इक्वल टू 1, इस साइड जाएगा तो n की वैल्यू हो गई 3, मतलब ये थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा 3। l की वैल्यू क्या आई, 1 आई, और 1 किसकी आती है, देखो 0 1 2 3, मतलब s p d f किसकी वैल्यू आती है 1, p की, तो ये हो जाएगा 3p। ऐसे बताते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, वापस से समझ लो एक बार, देखो इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो कि ऐसी ऐसी चीजें होती है। ठीक है, वापस से समझाता हूं एक बार, देखो आ जाओ, ध्यान से सुनना। यहां पे क्या क्या है, देखो ये हो गया वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब ध्यान से देखना, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, r है ना भाई, r है, तो क्या हो जाएगा ये रेडियल नोड, रेडियल नोड्स। क्लियर है ना? क्या यहां पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो एंगुलर है रेडियाई, एंगुलर नोड है क्या, नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे मैं लिख देता हूं नो एंगुलर नोड, नो एंगुलर नोड्स। ये बताओ, अच्छा एक बार बताओ, जो एंगुलर नोड्स है वो क्या बताता है, जो एंगुलर नोड है वो क्या बताता है, वो बताता है कि किस एक्सिस में होगा, P के x एक्सिस में है, P के y एक्सिस में है, या P के z एक्सिस में। तो ये क्या मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे वो टोटल बता देगा कि x में है, y में है, z में है, ऐसा ये सब बताएगा। तो इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, इससे ज्यादा नहीं आता, आता है यहाँ से। अगर डिकोड करना सीख गए तो मुबारक हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ, अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो इसमें से आप बताओ कि कौन सा इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ रेडियल नोड्स को देखेंगे। रेडियल नोड कितने टाइप के, वापस से देख लो, रेडियल नोड्स
देखो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट कर रहा हूं। क्या होगा, n माइनस एल माइनस 1 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, ये होगा एक l की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया अपना क्या, ओपन आर, ओपन आर, ओपन आर की वैल्यू, ये क्या होगा आपका पॉलिनोमियल आर, पॉलिनोमियल आर, मतलब कि जब जो ये जो आर है वो किस किस के साथ हो, या तो वहां पर एक कांस्टेंट भी हो, ठीक है, एक वेरिएबल भी हो, ऐसे, ठीक है। इसको याद मत रखो, सब समझ लेना कि कोई अगर चीज बदल रही है ब्रैकेट के अंदर तो समझ जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या यहां पर आपको एक ओपन आर दिख रहा है, देखो यहां पर क्या मैं ओपन आर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, देखो ये 2 है, ये ए नॉट है, ए नॉट क्या होता है हमारा, बोर रेडियस, बोर रेडियस होती है, पता ना हाइड्रोजन वाला, याद है, वही होता है, ठीक है। चलो मतलब उसको मैं आर नॉट लिखूं या फिर ए नॉट लिखूं, बात एक ही होता है ना, वही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, क्या यहां पर आपको ओपन आर दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये क्या ब्रैकेट के बाहर आर आ रहा है, नहीं आ रहा है, पिछले में तो आ गया था, क्यों, क्योंकि अपन ने कॉमन ले लिया था, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो ओपन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो एल की वैल्यू क्या हो गई, 0, एल की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 किसका होता है, एस का। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये कोई ना कोई एस है, लेकिन नंबर नहीं पता ना, नंबर नहीं पता, मतलब कि 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, ये सब नहीं पता, 1 2 3 4 नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू आ गई। अब यहां पे क्या इसके पास वैल्यू है, देखो ध्यान से आ जाओ, यहां पर अगर मैं पुट करता हूं, देखो ये हो गया हमारे पास, रेडियल नोड कितने दिख रहे हैं, यहां पे एक दिख रहा है, वो भी कौन सा, पॉलिनोमियल, कौन सा, देखो एक यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, ये आपको आर दिख रहा है, आर की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, देखो n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, l की वैल्यू तो 0 है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया आपके पास 2s ऑर्बिटल, बहुत सही, 2s ऑर्बिटल। तो n क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट किस में प्रेजेंट है, जब क्वांटम नंबर बताऊंगा बहुत अच्छे से बताएंगे अपन वहां पे, यहां पे तक क्लियर हो गया। तो ये बताता है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्लियर हो गया। तो वो वाला फॉर्मेट नहीं भूलना, आपका कांस्टेंट, रेडियल नोड, फिर एंगुलर नोड, क्लियर है। एंगुलर नोड का ज्यादा काम नहीं होता, मैंने क्या बताया, वो एक्स वाई जेड ही बताएगा, क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, श्रोडिंगर से ही पूछता है, वो कैसे पूछता है, वो पूछता है आपका ये साई स्क्वायर और आर। अब ये साई स्क्वायर क्या आ गया सर, ये साई स्क्वायर क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बताऊं, जो साई होता है इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, अगर मैं मास और, देखो ध्यान से देखो, अगर मुझे पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यही होता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, डेंसिटी का इंटू कर दूं वॉल्यूम से, तो क्या जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं मास को लिख सकता हूं mv स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम, mv का अगर सिर्फ मैं mv लिखूंगा तो ये मोमेंटम हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन 2 कर दूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है ना, कुछ ना कुछ रिलेशन। अगर मैं अकेला ऐसे लिख दूं, देखो mv स्क्वायर, mv क्यूब, mv4, ठीक है, तो इनका कोई सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं है, समझ पा रहे हो, मतलब इनका कुछ जहां पर कुछ मतलब निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, तो वो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वरना नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने देखा कि भाई जो साई स्क्वायर है ना, साई स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। अब वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, तो ये लिख रहा हूं मैं वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, फाई का स्क्वायर कर दिया। ये क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक सभी को, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं, साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, साई स्क्वायर का था। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि जिसका कोई एक्चुअल मतलब निकलता हो,
ठीक है, उसको फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलते हैं। चलो आगे आ जाओ। अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो ग्राफ से बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। एक तो मैंने डिकोडिंग आपको सिखा दी कि कैसे आपको ऑर्बिटल समझना है, और भी समझेंगे अपन आगे, ठीक है। एक ये हो क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां पर बना हुआ है साई स्क्वायर और आर। आर क्या है? रेडियल नोड का, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, ये क्या है? ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। मतलब ये यहां से कहां से चालू होगी? जीरो से, है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो जीरो बता रही होगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जब ये जो लाइन कट कर रही है इधर, मतलब यहां पर एक नोड प्रेजेंट है, वन नोड प्रेजेंट है। क्लियर? अब आपसे पूछेगा कि ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s है, 3s है, 4s है, 1p है, ये सब पूछेगा। तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान से सुनो, बहुत इजी तरीका बताता हूं, बहुत इजी, ठीक है। अगर कोई भी ग्राफ ऊपर से चालू हो जाए, ठीक है, ऊपर मतलब कि स्टार्टिंग में ही उसकी क्या है? मैक्सिमम है। स्टार्टिंग में ही उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, वो मैक्सिमम है। यहां पर क्या? उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और मैंने आपको अभी बताया था एस ऑर्बिटल में क्या होता है, देखो शेप बना देता हूं, ये रहा आपका ऐसा एस और ये रहा आपका पी शेप, और डी इसका डबल डंबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर से स्टार्ट होगा, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की? जीरो होती है। डेंसिटी लगभग जीरो होती है, तो इसको मैं नोड एरिया भी बोल सकता हूं, नोडल एरिया, नोड। अब यहां पे मैं अगर आपसे बात करूं, ये जो आपको स्पेयर दिख रहा है, ये जो आपको एस ऑर्बिटल दिख रहा है, यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं स्टार्टिंग में ही इनकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टार्टिंग में ही क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अब अगर बताओ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है एस में अगर सबसे ज्यादा है, तो उसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? भाई ऊपर से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। और इन सब का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सक्सेस, ठीक है। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सक्सेस मतलब ऊपर, और स्टार्ट एस फॉर स्टार्ट। तो याद रखना, फिर से सुनो, साई स्क्वायर का एस के लिए ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो मुझे ये जो ग्राफ दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एस का तो है, ठीक है। ये एस ऑर्बिटल का ग्राफ है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर यहां पर एक नोड प्रेजेंट है, मतलब कि वन रेडियल नोड प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है। तो यहां पर सभी को पता है, अगर एस हमें समझ में आ गया ना, तो n माइनस एल माइनस 1 कर दो, l माइनस 1 कर दो, ठीक है। एक नोड आपको दिख रहा है, एक नोड 1 दिख रहा है। देखो यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू 0 हो गई, ये -1 है, और एक आपको नोड दिख रहा है 1 रख दो यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो n की जो वैल्यू है कितनी आएगी? 2 आ जाएगी, आ जाएगा ना। रेडियल नोड का फॉर्मूला ये होता है भाई, है कि नहीं। l हमें दिख रहा है s है, तो l की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू निकाल लोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2s। क्लियर है? इजी लगा? बहुत इजी लगा होगा मेरे ख्याल से, तो है कि नहीं। यहां पर करना ही क्या था, वापस से समझ रहा है। चलो एक बार और समझ लेते हैं। देखो अगर सर ये जो ग्राफ है ये ऐसा जा रहा होता, ये नीचे गया है ना, इसको अगर मैं ऐसे ले आता, ऐसा ऐसा ऐसा, तो क्या होता? तो अब मैं आपसे क्या बोलूंगा पता है? ये देखो, इसको थोड़ा आगे नहीं लेके जाते हैं, पीछे लेके आते हैं। ये जो है आपका, ये जो ग्राफ है ये ऐसा जा रहा होता है, ऐसा। इसका मतलब क्या होता? फिर से सुनो, देखो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। और अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या हो गया? एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल हो गया तो एल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। n माइनस एल माइनस 1, आगे की वैल्यू हमें अभी पता ही नहीं है, अभी हमने निकाला ही नहीं है। तो n माइनस 0 माइनस 1 हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, वो निकालते हैं। अब क्या करना है? सिर्फ आपको पता है ऐसा ही। अब इसके रेडियल नोड काउंट कर लो, कहां कहां पर टकरा रहा है? एक यहां पर कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, क्यों? क्योंकि कट कर रहा है। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो ये किसका है? 3s का है। तो हमें एक चीज पता चल रही है, 1s का जो ग्राफ है, जो 1s का ग्राफ हो गया, जो 2s का ग्राफ है, और जो आपका 3s का ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पे बना रहा हूं साई स्क्वायर, ये r, ये साई स्क्वायर, ये r, ये साई स्क्वायर,
ये आर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, चलो लगा देते हैं, ये देखो। अब ध्यान से सुनना, क्या 1s में नोड होते हैं? नहीं होते। मैंने बताया था आपको, वो पूरा का पूरा नोड नहीं होते उसमें। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नोड हो ही नहीं सकते। और अगर नोड नहीं है तो ये कट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका ग्राफ ऊपर से आएगा और ऐसा चला जाएगा। यहां पे क्लियर है? ये किसका हो गया? 1s का। क्या यहां पर इसमें कोई प्रेजेंट होता है नोड? बिल्कुल होता है सर। क्यों? क्योंकि n माइनस एल माइनस 1 होता है। l की वैल्यू 0 हो गई, n माइनस 1 इज इक्वल टू, अभी नहीं पता हमें, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं 1s की बात कर रहा हूं, किसकी? 2s की, 2s की, तो यहां पे क्या जाएगा? n की वैल्यू तो 2 है, तो 2 माइनस 1 मतलब 1 आ रहा है। देखो फिर से सुन लो एक बार, घबराओ मत। देखो यहां पर अगर मैं क्या करूं, मुझे 2s का निकालना है ना। ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये किसका बना है? 2s का बना रहे हैं हम। तो n की वैल्यू हमें दिख रही है, देखो 2, ये 2 हो गई। l की वैल्यू कितनी? 0 और माइनस 1, कितना आ गया? देखो 1 आ गया। तो एक क्या होगा इसके पास? कट लगेगा इधर। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या है? कट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर एक क्या करना है? ऐसे ऊपर से लेके आना है, यहां पर ऐसा घुमाना है, बस ऐसा कर देना है। अब ध्यान से सुनना, इसका कट करके ऊपर मत लेके चला जाना, वरना 2 कट हो जाएगा, वरना 2 कट हो जाएंगे। एक कट ये वाला, एक कट ये वाला। क्लियर है? तो ऐसा मत कर देना, है ना। चलो अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ वापस। अब ध्यान से देखना, ये साई स्क्वायर है ना। साई स्क्वायर में क्या होता है पता है? साई स्क्वायर में ये पूरा ऊपर ही रहता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो रहेगा, अब 3s की बात कर लो, 3s की बात। 3s में क्या होगा? n की वैल्यू कितनी दिख रही? 3 दिख रही है। l की वैल्यू 0 है, ये हो गया माइनस 1, तो कितना आएंगे? 2 कट आएंगे, 2 कट आएंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे लेके आओ, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे आएगा ऐसा, ये आ गया नीचे, ये हो गया 2 कट, खत्म, सीधा लेके चल जाओ ऐसे। अब ध्यान से सुनो, एक बात बहुत अच्छे से समझाता हूं। अभी आपके पास क्या है? ये होता है एक पूरा का पूरा पॉजिटिव एरिया, ये होता है एक नेगेटिव एरिया। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मतलब मैं बोल सकता हूं ये मेरे पास क्रस्ट है, ये मेरे पास थ्रफ है। थ्रफ एंड क्रस्ट सबको पता होगा, है ना, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं साई का स्क्वायर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैंने साई का स्क्वायर किया, अगर देखो यहां पे, अगर ये सिर्फ साई है तब तो ये ठीक है, तब तो ये ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर ये साई है तो तब तो ये नेगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर मैंने साई का स्क्वायर कर दिया, ध्यान से सुनो, साई का अगर नेगेटिव है तब तो ठीक है, अगर मैंने साई का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई भी ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो जो भी ग्राफ रहेंगे साई स्क्वायर के, वो ऊपर होंगे। ठीक है, क्या होता है? कैसा देखेगा? इसको ऊपर पलटा दो, कैसा देखेगा फिर आपको? देखो नीचे बना देता हूं, ये वाला तो ऐसे ही रहेगा जैसे का तैसा, ऐसा साई स्क्वायर में भी। ठीक है, ये हो गया आर। अब देखो 2s में क्या होगा? ये जो नीचे जा रहा है ना, इसको ऊपर पलटा दो, तो ये ऐसा देखेगा। देखो ये एक कट मारा, फिर ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर ऐसा, और फिर ऐसा निकाल दो। ठीक है, तो एक कट तो ये हो गया ना, ये हो जाएगा साई स्क्वायर का, ये हो गया आर। अब चलो इसकी बात करो, यहां पे क्या हो जाएगा? 3s है ना, 2 बार कट मार रहा है, तो इसको ऊपर ले जाओ, ये जो मुंडी है ना, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ। कैसा देखेगा? देखो ये जो है ऐसा ऊपर, ये चला गया, फिर एक और कट, और फिर सीधा ऐसा चलने लगा, ये वाला कट आएगा इधर, एक कट, 2 कट। ये क्यों हो रहा है? नीचे जाएगा ही नहीं, नेगेटिव में वैल्यू ही नहीं जाएगी। अगर स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना भाई। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ऐसे मतलब कि आपको सारी वैल्यू स्क्वायर में क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो आप जब ग्राफ ही बनाओगे तो क्या बनाओगे? इसको ऊपर कर देना, पॉजिटिव आ जाएगा ग्राफ। क्या कर दोगे? इसको ऊपर कर दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पे समझ में आ गया सभी को? ठीक है, मतलब हमारे पास, हमने यहां पे 6 टाइप के पढ़ लिए, 6 टाइप की चीजें पढ़ ली। क्या क्या? एक तो सिर्फ साई के साथ, एक तो सिर्फ साई के साथ, साई और आर के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, ये हो गया 1s का। ठीक है, यहां पे देखो ये 2s की बात कर लो, 2s में क्या करेगा? साई है अकेला अगर, तो नीचे जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसा, एक कट मारना पड़ेगा, ऐसा ऐसा जाएगा। ठीक है, अब अगर ये देखो 3s की बात करो, साई और ये आर, 3s की बात करते हैं, ये हो गया 2s। तो ये कितना कट मारेगा? 2 कट मारेगा। 2 क्या होते हैं इसके पास? नोड्स होते हैं। तो क्या बनेगा? वो ऐसा बनेगा, एक नीचे एक ऊपर, ये होगा 2 कट, एक कट ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, एक कट ये है
और यहाँ पे कोई कट नहीं। ये हो गया 3s का। ये किसकी बात चल रही है? साई की। अब ध्यान से सुनो, साई स्क्वायर होगा तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे ही जाएगा साई स्क्वायर में भी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना है ना, अभी बताया था मैंने, ये हो गया साई स्क्वायर और ये r, तो ये जो टकला है ये ऊपर चला जाएगा ऐसा ऐसा, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक कट है तो इसके पास एक नोड हम दिखा सकते हैं। चलो अब 3s की बात करो, साई स्क्वायर है तो नेगेटिव वाला तो नेगेटिव रहेगा नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना दिख रहा है, देखो एक का पूरा लगभग वेग, तो ऐसा बनाओ, नीचे लेके आओ, ऐसा लेके जाएंगे और फिर एक और कट और फिर सीधा ऐसा, क्लियर है। तो आपको एक ऐसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा, दो कट देखने को मिलेंगे। मतलब इसके पास क्या है, देखो दो नोड है, दो नोड है। यहां पर क्या है, एक नोड है, यहां पर क्या है, 0 नोड्स है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो क्या होगा पता है, ऐसा होगा। देखो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, यहां से आए फिर ऐसा बढ़ेगा, फिर ऐसा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। तो मतलब आगे जाते टाइम पे क्या होगा, जो आपकी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम होते जाएगी। क्या होगा, वो ऐसा दिखेगा आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा उल्टा। ये साई स्क्वायर है, ये आपका r है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा, आपका जो डेंसिटी वो धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये वाला एक और ग्राफ है। अब ध्यान से सुनो, एक और चीज बताता हूं, यहां पे समझ में आ गया। ये क्या था, हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्लियर, यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। और हम सभी एक चीज जानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, और डेंसिटी हमारी क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पाई आर स्क्वायर है, मतलब साई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मैं मास निकाल सकता हूं कोई भी, मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। तो एक ग्राफ आपको इसके बीच में भी देखने को मिलता है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, इसको लिखो जब तक। चलिए, एक आपको अब क्या मिल सकता है, ऐसा वाला ग्राफ कैसा दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है आपको 4 पाई आर स्क्वायर और साई स्क्वायर, ठीक है, वर्सेस आर का आपको एक क्या मिलेगा, ग्राफ देखने को मिलेगा। ज्यादातर ये वाला जो क्वेश्चन है ये रीसेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब देखो थोड़ा उल्टा होने वाला है। मैंने आपसे बोला था ये ग्राफ बना देता हूं, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई का एक्सिस, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, यहां पर लिख रहा हूं मैं आर, बस। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो मैं अगर क्या कर रहा हूं, ग्राफ बनाऊंगा 1s का, एस ऑर्बिटल है, तो क्या ये ऊपर से चालू होगा, क्या ये अब ऊपर से चालू होगा, आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। अगर मैंने आर की वैल्यू क्या कर दी, आर की वैल्यू अगर 0 है तो ये भी तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है भले वो एस का हो भले वो पी का हो, वो चालू कहां से होगा, हमेशा इनिशियल स्टेज से होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं 1s की बात करूंगा तो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ऐसा कट नहीं करेगा ना, नोड कहां होते हैं उसमें। चलो आगे आ जाओ, 2s की बात करो, क्या होगा, एक नोड होगा उसमें, एक नोड। अब नोड निकालना आ गया ना आपको, क्या होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है। l की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, n अपन 2 की बात कर रहे हैं, 2 माइनस 0 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 1 नोड है, तो एक बार कट करेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो है क्या करेगा, कट करा दो इसको एक बार, ऐसा उठाओ, ये कट हुआ, अब छोड़ दो इसको ऐसा, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 2s, ये हो गया हमारे पास 2s का, ठीक है। ये r और ये 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। चलो आगे आओ, 3s की बात करेंगे तो 3 में, जब इसमें 1 है, एक में 0 है, इसमें 1 है, तो 3s में कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो 2 क्या होंगे, नोड्स होंगे, तो 2 बार क्या करेगा, कट करेगा। चलो आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे कैसा बनेगा, एक बार कट किया, ये दूसरी बार कट किया, ये तीसरी बार कट किया इधर, और फिर ये सो ऑन, ऐसे आगे चलता जाएगा। सर आप क्या कर रहे हो ना, गलत बना रहे हो, पता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत बना रहा हूं। क्यों, देखो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं,
ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, धीरे 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 क्या होते जा रहा है, ये जो है आपके, ये जो क्या है, क्या बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ रहा होगा, चलो बताओ। एक अगर लॉजिक दे दे मुझे कोई तो मुझे मजा आ जाएगा। फाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और साई स्क्वायर, इसके बीच में ग्राफ। अच्छा ये बताओ ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं। अब एक बात बताओ, जब आर जो है बढ़ेगा तो इसमें भी तो आर का स्क्वायर है, इसमें तो और आर का स्क्वायर है, तो ये भी तो बढ़ेगा ना। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे तुम आर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका जो ग्राफ है वो ऊपर 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 आते जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर की। मतलब डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो क्या आ जाएगा, बढ़ते जाएगा। आगे जैसे जाते जाओगे क्या होगा, बढ़ते जाएगा वो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपको बस ऐसे ही जो है ग्राफ बनाते चलने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, अगर ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, ठीक है, तो क्या बताओगे आप, बताओ। इसको मैं अभी थोड़ा सा ऐसे मिटा देता हूं, है ना। तो ये किसका ग्राफ दिख रहा है आपको, देखो एक कट दूसरा कट, कहां पे है, क्या कट है, यहां पे नहीं है। देखो एक बात, ये जो आपकी जो लाइन ऐसी जाती है, अगर ये एकदम पास से जा रही है, लास्ट वाली लाइन है, इसको छोड़ दिया करो, इसको मत गिना करो, इसका कट नहीं गिरना है। ठीक है, तो यहां पे कितना कट दिख रहा है, सिर्फ एक कट दिख रहा है, और ये धीरे 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 ऐसी बढ़ती ही जा रही है। क्या हो रहा है, वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, आपका एक कट है, और एक कट किस में होता है, देखो इसमें होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा क्या है, ये 2s का ऑर्बिटल। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। बस 2-3 चीजें याद रखोगे, मैंने क्या क्या बता दिया। एक तो आपको डिकोडिंग बता दे कि डिकोड कैसे करना है, दूसरा मैंने आपको बताया कि ग्राफ जो हैं वो कैसे आते हैं, पहला साई के साथ, दूसरा साई स्क्वायर के साथ, और तीसरा ये आपके वॉल्यूम के साथ। ये वाला क्या है आपका वॉल्यूम, सही निकाला ना अपन ने, पाई आर स्क्वायर और क्या है पाई आर स्क्वायर और अपना साई स्क्वायर, वहीं से निकाला था ना हमने, तो आपका ऐसे निकल के जाएगा। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका कौन सी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे चल, देखो अब आपसे जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाएगा। द वेव फंक्शन साई ऑफ 2s इज गिवन बाय, ये देखो अपन ने ये वाली इक्वेशन को डिकोड किया था, ये क्या है 2s की इक्वेशन गिवन है। अब यहां पे बोल रहा है इफ r इज इक्वल टू आर नॉट, रेडियल नोड इज फॉर्म्ड, डज आर नॉट इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। अब आर नॉट को बताना इन टर्म्स ऑफ ए नॉट। ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है, देखो रेडियल नोड, रेडियल नोड। अब इसमें से बताओ, पूरा का पूरा आपके सामने ये रही इक्वेशन, ठीक है, मैं साइड हो गया हूं, ये रही इक्वेशन। यहां पर रेडियल नोड का पोर्शन कहां पे है, सर ये वाला आर वाला है। ठीक है, तो बहुत सही, ये वाला क्या होगा आपका रेडियल नोड का पोर्शन होगा, तो मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्योंकि ये आपका क्या है रेडियल नोड है तो वेव फंक्शन 0 हो गया, तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो ये जो साई स्क्वायर है, जो साई 2s लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं पूरा का पूरा कि 2 माइनस आर अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 0। अब इसको साइड लेके जाओ तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन ए नॉट। तो अब मैं लिख सकता हूं इसको कि 2a नॉट इज इक्वल टू आर। ये आपका आंसर दिख रहा है क्या, r इज इक्वल टू 2a नॉट। देखो r इज इक्वल टू a नॉट ना, ये नहीं है, 4a भी नहीं है, ये वाला आपका ऑप्शन रहेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, मतलब मैंने क्या करा, अगर आपका देखो s की बात चल रही है, s का छोड़ो, अगर आपकी रेडियल कोई भी नोड की बात चली तो वेव फंक्शन तो 0 हो गया। वेव फंक्शन मतलब कि वहां पर कुछ होगा ही नहीं, वेव ही नहीं होगी, नोडल है ना वो तो एरिया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा 0 हो गया। बस आपको रियल पोर्शन को उठाना है, इज इक्वल टू 0 कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे आओ, अब आपसे एक और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या बोलेगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर मोर लाइकली टू फाउंड। अब यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर पाई जाएगी, ये पूछा है। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है ना, ये प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी हम साई से शो कर दे क्या, नहीं सर, साई से तो हम सिर्फ एप्टीट्यूड बताएंगे या फिर वेव फंक्शन बताएंगे। ठीक है, तो हम मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ किससे शो करोगे, तो आप बोलते हो पाई स्क्वायर से शो कर, साई स्क्वायर से हम शो करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या बताता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या बताएगा आपका मैक्सिमम
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू फाउंड इन, है कि नहीं। तो मतलब अगर फाउंड की बात कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी की ये बात कर रहा है लगभग वो। तो अब ये बताओ मैं क्या करूं, साई का स्क्वायर कर दूंगा। और अगर मैंने साई का स्क्वायर कर दिया, ये जो नेगेटिव होते जा रहा है, ये देखो ये एक्स नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये भी ऊपर आ जाएगा, है ना। तो अब क्या हो सकता है, ओनली इन द रीजन ऑफ ए, सिर्फ क्या यहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, ओनली इन द रीजन ऑफ ए एंड सी, तो क्या यहां पर सबसे ज्यादा होगा, ये ए एंड सी होगा, ठीक है, एंड, ठीक है। चलो ओनली इन द रीजन ऑफ सी, क्या सिर्फ यहीं पर होगा, या फिर इन द रीजन ऑफ ए एंड बी। अब बी, अरे बी तो ये है, यहां कैसे होगा, ये तो नोड बन गया, ठीक है। तो ये वाला तो हटा दो। अब बताओ क्या करूं। अब अगर मैं साई स्क्वायर की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। और अगर ऊपर आ गया तो देखो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा, ये ऐसा दिखेगा ना, तो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा लगभग ऐसे दिखेगा। तो ये जो ए है, ये सी है, और सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे रहेगी, फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए और सी पे ही रहेगी। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि पाई जो साई जो है आपका, जो साई है वो सिर्फ वेव फंक्शन दिखाता है, यहाँ पे उसने सिर्फ साई के बीच में दिया है ग्राफ, ठीक है। हमें चाहिए साई स्क्वायर, साई स्क्वायर करूंगा तो नेगेटिव रहेगा ही नहीं, वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वही बताता है, ठीक है। तो आपका ए और सी दोनों के दोनों किसको बताएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे, आगे देखो ये वाला, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर इज शोन बिलो दिस रिप्रेजेंट। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला होमवर्क, ये वाला अपन ने अभी पढ़ा था शायद। ये वाला जो है ये कौन सा ऑर्बिटल बता रहा है, 3s 2s 2p 1s, ये वाला आप बताएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आपको जो मेन बताना था वो था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है आपके लिए आगे वाले जो वीडियो में अपन एंगुलर जो क्या क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सारे के सारे जो ऑर्बिटल हैं 1s 2s 3s, मतलब जो आपका sp-df है, सारे के सारे इन सब चीज़ों के बारे में भी अपन आगे डिस्कस बहुत थोड़े से ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, और काफ़ी ज़्यादा तो अच्छा आपसे लगता ही है, तो एक काम करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न वहाँ फ्री है पर पैसे जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।